हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद शहजादे सर एंड हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स नेम इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सही है? नहीं, आप लोग ये सोच रहे होंगे गलत है। इसका मतलब होता है, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी 1991। अब जो है बच्चा लोग, स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डिटेल आपके लिए स्पेशली जो लिखी है, दिख रही है ना? ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ आपको दिख रहा होगा। इसको जानने से पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके डिस्कस करते हैं, कुछ स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? जैसे कि आपको जानते ही होंगे कि हम लोग आज़ादी के बाद हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद जो है हम लोगों को 3 साल लगे समझने में, यानी 1947 में हम लोग फ्रीडम मिला, और 3 साल लगे इस समझने में कि हमारे साथ हुआ क्या। और फिर हम लोगों ने 1950 में प्लान बनाया, और उस प्लान में 2 तरीके के प्लान बनाए। एक हमारा शॉर्ट टर्म, एक हमारा लॉन्ग टर्म प्लान्स, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म में कुछ 5 लेन के प्लान्स बनाए गए, और लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने ग्रोथ, याद आ रहा है, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, इसका के बारे में डिस्कस किया हुआ था, उसके बारे में प्लान बनाए। अब हम गुलाम बने ही क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि हमारे पास जो हब था, हमारे पास जो रॉ मटेरियल का हब था, हमारे इंडिया में 75% से लेकर 85% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर के वर्क में, और लगातार वो वर्क करती थी, जिससे हमारा रॉ मटेरियल मैक्सिमम होता था, और इतना ज़्यादा होता था कि हम लोग गेहूँ, चावल वगैरह के और दाल वगैरह के का इस्तेमाल जो है गाय भैंसों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन होता था। तो अब देखा कि अंग्रेज़ों ने आए, और अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ पे इतने ज़्यादा रॉ मटेरियल, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो क्यों ना हम इनसे व्यापार करें। उन्होंने बिजनेस के करने के नज़रिए से हमारे इंडिया में, उन्होंने देखा कि यहाँ पे हर दूसरे से इंसान जलता है, लड़ता है। एक पर अगर आक्रमण कर देंगे या अटैक कर देंगे, दूसरा उसको देख खड़े होकर हंसेगा, फिर दूसरे पे कर देंगे तो तीसरा देखेगा। इससे इन्होंने कहा, इनको एक मोटिवेशन मिला कि क्यों ना इनको तोड़ करके इन पे हम लोग क्या कर सके, इनको अपने राज किया जाए। तो लगभग इन्होंने एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, एक रातों रात कंपनी स्टेबल की बनाई, और ब्रिटेन के पार्लियामेंट से अथॉरिटी लेकर वो हमारे इंडिया में आए, और पहली बार जो गुजरात में उतरे, जिसका नाम आपने सुना होगा, पोरबंदर। नाम सुना है जी स्टूडेंट? तो पोरबंदर में उतरे, और वहाँ से अंग्रेज़ों ने गुजरात से उतर करके ये पूरे वर्ल्ड में आकर के बिज़नेस, पूरे इंडिया में बिज़नेस करने लगे। इनका मेन पर्पस था कि बिज़नेस करेंगे, यहाँ के रॉ मटेरियल को ख़रीद करके अपने ब्रिटेन भेजेंगे, और वहाँ पे से फिनिश गुड में कन्वर्ट करके वापस हमें ही बेचेंगे, या और वर्ल्ड में भी बेचेंगे। मगर क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा कि रॉ मटेरियल के साथ साथ जब ये बिज़नेस अच्छा खासा चलने लगे, इनके मन में लालच आई, क्यों ना हम इनके ऊपर रूल करना चालू कर दें, राज करना चालू कर दें, इनको अपने गुलाम बना ले। तो उस वक्त जितने भी राजा महाराजा थे, उनसे मिल करके, एक दूसरे से अटैक करके, धीरे धीरे पूरे के पूरे इंडिया पे इन्होंने राज कर दिया। और फाइनली 1947 जब प्लासी का बैटल हुआ, तो उसके बाद जो है वहाँ से अंग्रेज़ों की पूरी कंट्री पर रूल करने का एक अथॉरिटी तौर पे, एक जो है किसी से बगैर परमिशन लिए हुए पूरी इंडिया पे रूल करने का जो स्कोप जाता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1957 में स्टार्ट कर दिया था। और लगभग 200 सालों तक, ये स्टूडेंट 200 सालों तक उन्होंने पूरा अच्छी तरीके से हम पे राज किया। राज करने के बाद जब हमारा जो हमारा क्लोनियल टाइम चल रहा था। क्लोनियल टाइम क्या है? क्लोनियन क्या है? जब एक वेल्दी नेशन कंट्री किसी जो है वीक नेशन कंट्री पर या पुअर नेशन कंट्री पर रूल करना स्टार्ट कर देती है, और वहाँ के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड में, उसी फिनिश गुड्स को वापस हम ही को ही दोबारा बेचती है। किसमें? मैक्सिमम प्राइस पर 10 रुपये का रॉ मटेरियल लेके गए और 100 रुपये गाँव में बेचा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोनियल कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो काम जिस पीरियड में हो रहा है, जिस टाइम में हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोनियल पीरियड। हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। तो अब ये प्रोसेस चलता चला गया। फिर उस वक्त हमने देखा कि जब हम फिर आज़ाद हो गए, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमने देखा 1947 से बाद हम जब आज़ाद हो गए, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बची हैं, और फिर हमने देखा कि कौन सी इकोनॉमी को हम अपनाएं। हमारे पास 3 इकोनॉमी थी। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, और गवर्नमेंट के पास उस वक्त तो पैसे कुछ थे ही नहीं। फिर आता है हमारा क्या?
प्राइवेट इकोनॉमी जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, और अगर हमें प्राइवेट सेक्टर पे अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अथॉरिटी दे देता तो पूरी की पूरी इंडिया पर फिर से जो है राज जो है विदेशियों का हो जाता या बड़ी बड़ी कंपनियों का हो जाता, अपने तरीके से चलाते। तो उस वक्त हम लोग कौन सा इकोनॉमी अपनाई, मिक्स्ड इकोनॉमी। मगर वो स्टूडेंट जब हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रूव की तो वो सिर्फ नाम की थी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का इन्वॉल्वेशन था, मगर उसमें प्राइवेट का बहुत ही नाम का ही इन्वॉल्वेशन था। पूरा का पूरा काम जो है देखती थी वो कौन देखती थी, गवर्नमेंट देखती थी, मगर नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों इकोनॉमी काम करती है, मगर इसमें ज़्यादा फोकस था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने तरह तरीके से रूल बनाए, नियम बनाए कि भाई अगर कोई इंडस्ट्री स्टेबल करती थी तो उसके लिए कौन से आपके कितने टैक्स देंगे, कहाँ स्टेबल करेंगे इंडस्ट्री, कैसे करेंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने सेटअप किया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को सेटअप करने का याद आ रहा है आपको, सेकंड चैप्टर मैंने बताया था कोटा वाला। यस स्टूडेंट, कोटा रिफॉर्म्स जो है, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ और फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे रॉ मटेरियल परचेज हमारे इंडिया से परचेज करें, विदेशी श्रम परचेज करें, आपको टेक्नोलॉजी का जो भी इस्तेमाल करें इंडिया के इस्तेमाल करें बाहर से नहीं, तो तमाम चीज़ें थी जो हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने पॉलिसी बनाई और पॉलिसी में दो पॉलिसी को डिवाइड किया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, उसके बारे में भी जो है उस पर वर्क हुआ और लगातार ये चीज़ें चलती गई। फिर ये सिचुएशन उन्होंने जैसे ही ये पॉलिसी स्टार्ट की, उन्होंने देखा कि भाई जो है अभी विदेशी लोग जो आए थे और हम पे 200 सालों तक राज करके चले गए, हमें एकदम बर्बाद करके चले गए, हमारी जो सोने की चिड़िया थी इंडिया, उस जो उड़ रही थी वो वापस जो है हमारी गिर गई, डाउनवर्ड चली गई, नीचे चली गई। अब इसको कैसे ऊपर के उन्होंने नई नई पॉलिसी बनाई और उन्होंने पहला फोकस किया एग्रीकल्चर पर, दूसरा फोकस किया इंडस्ट्री सेक्टर पर, तीसरा फोकस किया सर्विस सेक्टर पर, चौथा फोकस किया फॉरेन ट्रेड पर। और इनका जो है इन्होंने अलग अलग तरीके से पॉलिसी बनाई, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए एंड फॉरेन ट्रेड के लिए, हम लोग सेकंड चैप्टर में आपको बताए हुए हैं। मगर लगातार जब जो है चीज़ें चलती चली गई, ठीक है ना, चलती चली गई, तो लगभग 40 सालों के बाद उनको महसूस हुआ कि भाई साहब हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं बचे कि हम अपनी इकोनॉमी को 4 दिन, यस स्टूडेंट, कितने दिन, 4 दिन, सिर्फ 4 डेज जो है भी ढंग से चला पाए, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर इससे पहले वाले लेक्चर में आपने 15 दिन बताया, 15 दिन के फॉरेन एक्सचेंज थे, पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए सिर्फ इनके पास 4 दिन का पैसा था। मतलब जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है और किसी की कमाई नहीं हो रही है, तो खाने के लिए सिर्फ 4 दिन के पैसे बचे हैं, ठीक है ना। और देने लेने के लिए किसी तरीके से अगर देना लेने की बात करें तो खाए पीने और देना लेने की बात करें तो 15 दिन का पैसा था इनके पास। मतलब इतनी बुरी तरीके से पोजीशन थी। तो अब करें तो क्या करें, तो उस वक्त जो है उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसका नाम क्या है भाई, जल्दी जल्दी बताइए। यस स्टूडेंट, नरसिम्हा राव। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव थे। अब एक चीज़ बताओ हमें, एक सेकेंड, अब एक चीज़ बताइए, हम जो है जब 1950 से स्टार्ट हुआ पॉलिसी और 1990 तक ये चलता गया, और 1990 में इनको महसूस हुआ कि हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं है। वो कैसे पता चला? ऐसे इनको पता चला कि जब इन्होंने देखा कि हम जो है इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, विदेशियों से ज़्यादा सामान इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ये टेक्निक्स नहीं है, हमारे पास जो है अच्छे एम्प्लॉयर्स नहीं है, और वो सारे के सारे बाहर ही थे। तो हमें महसूस हुआ कि मेरे पास वो सारी चीज़ें ना होने की वजह से मैं इम्पोर्ट करते करते एक्सपोर्ट कम करते हुए इम्पोर्ट ज़्यादा कर लिया, और जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस स्टूडेंट, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मनी, जिसको आप लोग जो मेरे पास पैसे हैं वो मेरे पास इतने नहीं बचे हैं, और सिर्फ मेरे पास 4 दिन के ही सिर्फ अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसे, बाकी पैसे हैं ही नहीं। इस वजह से पूरी की पूरी सेक्टर इन्वॉल्वेशन में आने लगी, दिक्कत में आने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब जो है हम अपनी पॉलिसी को चेंज करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो है जब ये जो 1950 में नई पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी में एक पॉइंट और उन्होंने इन्वॉल्व किया कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी मत अपनाइए, क्योंकि अगर विदेशी अपनाएंगे तो एक बार फिर से गुलाम बन जाएंगे। और 1950 में उन्होंने इकोनॉमी को, जो लोगों के लिए खुली थी, जो बाहर की विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आती थी, बिजनेस करती थी, उनको सीधे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने उनके लिए इतना ज़्यादा, और कुछ आई भी तो इतना ज़्यादा रूल एंड प्रेशर या अंदर लाइसेंसिंग और टैक्सेशन उस पर अप्रूव कर दिया कि बस जी खा रहे थे, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। वो इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की जीडीपी में वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, बस जी खा रहे थे। इस वजह से उन्होंने देखा कि 4 दिन के पास ही मेरे पास पैसे बचे। तो नरसिम्हा राव जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जिनका नाम था मनमोहन सिंह, उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे,
तो उन्होंने ने जो है रूल्स बनाया, उन्होंने कहा कि अब कैसे करें। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग क्यों ना जो है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लें। और वो पहुंच गए वर्ल्ड बैंक के पास। कहाँ पहुंच गए? वर्ल्ड बैंक के पास। और हाथ जोड़कर वर्ल्ड बैंक से कहने लगे, सुनाई दे रहा होगा आई होप कि आप लोगों को, और अगर इसमें वॉइस में कोई दिक्कत होगी ना तो थोड़ा हेडफोन लगा के आप सुन लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट सुनाई देगा। ओके, तो अब जो ये लोग चले गए वर्ल्ड बैंक के पास, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि साहब मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, आप मुझे थोड़ा पैसे दे दी जिससे मैं अपनी इकोनॉमी को चला सकूं। तो वर्ल्ड बैंक ने और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो दो कंट्री दो जो है जो दो संस्थाएं हैं, दो इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती हैं, देती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं पैसे तो दे दूंगा तुम्हें, मगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन के खाने के लिए भी पैसे नहीं, खाने के पैसे हैं, तुम्हारे पास जो है इंटरेस्ट देने के पैसे हैं नहीं, मूलधन मेरा क्या दोगे, सॉरी मूलधन के देने के लिए पैसे हैं ही नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू तो मैं देने के लिए पैसे, आपके पास पैसे हैं ही नहीं, तो और कहाँ से पैसे दे पाओगे, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कहाँ से दे पाओगे। उन्होंने कहा कि तो सर आप बताइए मैं क्या करूँ। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजिंग करो। उन्होंने कहा साहब कैसी चेंजिंग। उन्होंने कहा कि तुम अपनी पॉलिसी को आसान बनाओ, तुम मिक्स्ड इकोनॉमी में होना और प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए नहीं भी दे रहे हो, तुम मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाए हुए मगर सोशलिस्ट की तरह काम कर रहे हो, तुम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे तो किए हो, मगर उनकी कोई भी परमिशन, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन आप अप्रूव नहीं करते, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको पनपने के लिए मौका भी नहीं देते। इतना रूल एंड लाइसेंसिंग एंड टैक्सेशन उस पर अप्रूव कर दिए कि वो डेवलप ही नहीं कर पा रहे, जिससे वो जो है GDP में हेल्प नहीं कर रहे, नेशनल इनकम पे आप भी नहीं हेल्प करें, तो अपनी पॉलिसी को थोड़ा सिंपल बनाओ। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा, तुम अपनी ओपन क्लोज इकोनॉमी को, यानी विदेशियों को जो आने के लिए मना करके रखे हुए इंडस्ट्री को यहाँ पे इंडिया में, तुम उनके लिए परमिशन दे दो और कुछ ऐसे रूल बनाओ जिससे जो है तुम्हें जो डर है कि विदेशी कंपनी वापस फिर से हमें गुलाम ना बना ले, तो वो गुलाम बनाने की ना बना पाए, ऐसी पॉलिसी अप्रूव करो और आप जो उनको परमिशन भी दे दो यहाँ पे आने के लिए, जिससे वो हमारे इंडिया में आकर क्या कर सके, अच्छी तरीके से बिजनेस कर सके, जिससे ढेर सारी कंपनी आएंगी तो कंपटीशन होगा, एक दूसरे के सामान बनाएंगी और एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10-10 कंपनियां रहेंगी, तो सामान जो लोगों को सस्ता मिलेगा, जिससे जो है जो है पूरी की पूरी सोशलिस्ट इकोनॉमी को, यानी कि पूरी जनता को फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा वाह भाई बात, ये बात तो सही है। जैसे मोबाइल की पहली कंपनी थी 1-2 ही, मगर आजकल बहुत ढेर सारी है और आपके मोबाइल में कंप्यूटर तक का सिस्टम सेट हो गया है और पूरी की पूरी चीज़ें आप अपने हाथ से ही बैठे चला सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब कंपटीशन का काम है। तो इसमें उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें को चेंजिंग करो। पहले चेंजिंग करो ये कि चीज़ों को आसान बनाओ, इंडस्ट्री के लिए लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है। सेकेंड, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर को काम करने दो, तुम उसमें इन्वॉल्वेशन मत दिखाओ, तुम उसमें दखल अंदाजी ना करो। तीसरा पॉइंट, बंद दरवाजे खोल दो, ग्लोबलाइजेशन करो, यानी कि जो तुमने बाहरी विदेशी कंपनी को आने के लिए परमिशन नहीं दी उनको खोल दो। और तुम्हें एक राज की बात बताएं, ये पूरी लेक्चर अगर सुन लोगे ना बहुत अच्छे तरीके से, तो यकीनन आप बुक में मिलने वाला और नहीं कहीं और आपके पास जो नॉलेज थी 10 तक की सोशल साइंस के बेस पे, वो कुछ और स्ट्रांग होगी। और एक सीक्रेट बात बताएं, जो आपके मनमोहन सिंह साहब है ना, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जितने लोग पढ़े हैं ना, आपके इंडिया में कोई ना कोई अच्छे पोस्ट पे है। सर एक हमारा गवर्नर था रघुराम राजन, वो कहाँ का पढ़ा हुआ था, वो भी भाई साहब जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो जितने भी आपके अच्छे जो है पढ़े लिखे, जितने भी जितने भी आपके गवर्नर आपके इंडिया के हैं ना, तो वो जो सब कहाँ के पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। सर ये जो सीतारमण है वो भी क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, आप कहेंगे यस बेटा ये भी आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़े हुए हैं। हाँ, ये बात और है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे, मगर वो फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे थे। ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो आजकल बता रहे हैं मेक इन इंडिया ना, उस वक्त इनकी पैदावार ही नहीं थी, ये तो जो एक नॉर्मली जो कार्यकर्ता थे। अगर उस वक्त ये होते ना तो शायद ये इंडिया को बेच के खा जाते। प्लीज़ मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर इनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, जितनी नॉलेज आपके इंडिया की है। मतलब एक पल तुम कहते हो कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो और कुछ सालों बाद तुम्हारे पास डिग्री आ जाती है,
वो भी ग्रेजुएशन की, वाह भाई वाह, रातों रात डिग्री बन रही है आपकी। तो ये सब जो फाइनेंस मिनिस्टर जो दिख रहे हैं आपको, ये अरुण जेटली हो गया, आपके जो है ये क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह हो गए, रघुराम राजन हो गए, सीतारमण हो गए, ये सब जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं जानकारी की बात बोला, किसी पार्टी के मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके। अब आइए, मगर कोई भी पॉलिसी को सेक्शन करने के लिए विधानसभा में जाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो उस वक्त जो अपोजिशन पार्टी थी बीजेपी, उस वक्त अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे वो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये लो भाई साहब, फिर से एक बार ये आ गए हमें फिर से गुलाम बनाने के लिए, फिर से ये विदेशी कंपनी को परमिशन दे रहे हमारे इंडिया में आए और वापस जो है हम पर जो है हमारी यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करके फिर से जो है हमें गुलाम बनाए। उन्होंने मनमोहन सिंह साहब ये सारी चीज़ें सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने ये कहा जस्ट वेट एंड वॉच। उन्होंने 3 वर्ड किया, वेट एंड वॉच। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, 1991 में जब इन्होंने पॉलिसी अप्रूव किया और लगभग 5 साल तक एलपीजी पे वर्क किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे, और हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास लगभग 7 बिलियन जो मैं लोन लिया था मैंने वर्ल्ड बैंक से, मैंने पूरा का पूरा 5 सालों के अंदर 7 बिलियन मैंने लोन भी दे दिया, उस पर इंटरेस्ट भी दे दिया, और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को पटरी पे जो उतर गई थी उसको पटरी पे लाने का पूरा प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे वो पटरी पे हमारी आ रही थी, ओके स्टूडेंट। और हम लगातार इकोनॉमी को ग्रोथ करते चले गए, समझ आ रहा है। और यहाँ तक भी मनमोहन सिंह साहब को पार्लियामेंट में कहा गया कि ये जो है विदेशी दल्ला है, दल्ला का मतलब पैसे के लिए कुछ भी करने वाला, ठीक है ना। मगर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त कुछ नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उस वक्त उन्होंने सिर्फ फोकस सिर्फ और सिर्फ एलपीजी पर किया।